On the gold number, you know that the lyophilic, this gold number, why this is required. The point is that we'll focus on the first thing, that is before that we'll focus on the protection of the protection of lyophobic salts. You know that lyophobic salts are not stable, that's why they are irreversible. And you know there are most of the metals like gold, if you see उसका salt बनाएंगे, sorry, gold AU, देन सिल्वर, प्लैटिनम, है ना, इन सब के जो सॉल्ट्स बनते हैं दे आर नॉट एट ऑल स्टेबल, सो दे ईजिली प्रेसिपिटेटेड और दे कोआगुलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आप छोटी सी भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें थोड़ा डालोगे तो ये ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. सो इट बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप गोल्ड का सॉल या सिल्वर का सॉल बना रहे हैं ना, इफ़ यू वांट दैट यू कैन स्टोर इट फॉर अ मोर देन अ ईयर, देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर लेस स्टेबल. तो बिकॉज they go for coagulation. So in order to make them stable, we have to do something. But if you compare these things with the lyophilic colloids are quite stable in nature. They do not even, जैसे आपने लायोफिलिक में पढ़ा था ना, स्टार्च का सोल्यूशन आपने बनाया था, मैंने सिखाया था आपको, और जेलेटिन का सोल्यूशन सब बनाते हैं, तो दे आर क्वाइट स्टेबल कंपैरिजन टू हाइड्रोफोबिक, एंड दे आर नॉट एट ऑल प्रेसिपिटेटेड ईजिली. और आप उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दो तब भी वो जल्दी में प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं. बट लायोफोबिक में क्या हो जाता है कि ये ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. आप जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स में डालोगे ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. तो व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट देम, तो हम क्या करते हैं इनके लिए, हम प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स को हम देखते हैं हाउ वी कैन डू. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इन इट, you are protecting the lyophobic salts by from being coagulating on addition of, जैसे आपने एक लायोफोबिक फोबिक आपने सॉल्ट लिया और आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालो, ठीक है, तो ये वैसे क्या हो जाएंगे, ये दे गो फॉर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. लेकिन यू डोंट वांट दिस प्रेसिपिटेशन शुड टेक्स प्लेस. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग फॉर प्रोटेक्शन आप इसमें करते हैं. तो आप क्या करते हो, आपने लायोफोबिक सॉल्ट लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाली और प्रेसिपिटेशन चाह रहे हो, नहीं होना चाहते हो, तो क्या करोगे कि आप इसी में ही, जब आप ये छोटी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो और प्रेसिपिटेशन ना हो, तो यू विल ऐड लायोफिलिक कोलाइड टू इट. ठीक है, इसमें आप लायोफिलिक कोलाइड डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आप जैसे ही डालोगे प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, और इसी फिनोमेना को आप क्या कह दोगे, प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन कह देते हो. तो आप इस यू कॉल इट एज प्रोटेक्शन. सो बेसिकली लायोफिलिक कोलाइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस, एंड दे आर नोन एज, जो लायोफिलिक आपने कोलाइड डाले हैं, ये प्रोसेस तो प्रोटेक्शन हो गया, और जो लायोफिलिक कोलाइड आप इसमें डालोगे ये हो जाते हैं आपके प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो लायोफोबिक आपका जो, ये सपोज करो ये लायोफोबिक सॉल है, ठीक है. अब इसमें आपने पहले क्या कर दिया है कि आपने लायोफिलिक कोलाइड डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, वो भी सूट करके ही डालोगे, ऐसे तो डालोगे नहीं. लायोफिलिक कोलाइड या लायोफिलिक सोल कुछ भी बोल दो. तो उसने क्या कर लिया, एक चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली उसके पार्टिकल्स ने. दो दीज आर द प्रोटेक्टेड कवरिंग. अब इसमें थोड़ा सा भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो वो कोआगुलेशन पे नहीं जाएगा, बिकॉज दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज बीन देयर. ठीक है, तो जैसे आपने एग्जांपल लिया, सपोज करो ये आपका गोल्ड है, गोल्ड का सोल है, आपने देखा कि गोल्ड के सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. अब आपने इसमें गोल्ड सॉल्ट को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, थोड़ा NaCl का सोल्यूशन बनाया, उसको डाल दिया. ठीक है, ठीक, यू हैव टू टेक द गोल्ड सॉल्ट इन इट, एंड इन दिस गोल्ड सॉल्ट यू आर एडिंग लायोफिलिक कोलाइड. ठीक है, तो बेसिकली लायोफिलिक के पार्टिकल्स ने एक सराउंडिंग जनरेट कर ली है लायोफोबिक सॉल्ट्स की चारों तरफ, और एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसने क्या करी है, एक बना दी है. ठीक है, तो उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है, इट हैज़ जनरेटेड अ प्रोटेक्टेड लेयर ओवर हियर, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा है. अब क्या हुआ है कि सपोज करो अब लायोफोबिक ये गोल्ड सॉल है, इसमें अगर तुम थोड़ा सा भी NaCl का सोल्यूशन डाल दोगे तो क्या होता, ये प्रेसिपिटेट हो जाता अगर लायोफिलिक कोलाइड नहीं डला होता. लेकिन क्योंकि अब इसमें लायोफिलिक कोलाइड डला हुआ है और इसकी लायोफिलिक कोलाइड्स की जो पार्टिकल्स है उसने चारों तरफ इसका एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर ली. तो अब अगर आप ये NaCl डालोगे भी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, राइट.
नाउ विल फोकस इन द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर जो है वो बेसिकली जो लायोफिलिक्स आप कोलाइड डालते हो ना लायोफिलिक सॉल्ट्स में, उनको एक प्रोटेक्टिव पावर दी रहती है, एक नंबर दिया रहता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, वो सिग्मोडीज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इसकी डेफिनेशन है एग्जैक्टली यही याद कर लेना, द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज इट्स मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम विच इज़ जस्ट सफिशिएंट टू prevent the coagulation of 10 ml of cold salt on the addition of 1 ml of 10% of सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। मतलब अगर 10 ml गोल्ड सॉल्ट आप ले रहे हो तो उसमें अगर आप 1 ml NaCl सोल्यूशन डाल दो, लेकिन उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, 10 ग्राम्स, है ना, 10 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ वाटर। तो उस सोल्यूशन का आप डालोगे तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो बेसिकली अलग अलग आपके कोलाइडल जो लायोफिलिक आप कोलाइड्स यूज़ करते हो एज अ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो वो दिए रखा है, उनकी वैल्यूज़ भी दी रखी है, क्या क्या आप गोल्ड नंबर्स उनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये सब दिए रखे हैं। यानी यही लायोफिलिक कोलाइड्स आप डाल सकते हो अपने लायोफोबिक सॉल्ट्स में। ठीक है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो, प्लीज़ लर्न इट। Now the next topic is applications of colloids or colloidal solution. They are very important because ये एक ऐसा important scenario जो हमारी day to day life में भी you are seeing also in the industries. Many prospects are there, जैसे food and stuff में, medicines में आप use कर रहे हो, ठीक है, and you are also using in the purification of water, sewage disposal, smoke peptization, smoke precipitation has been there। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड। आर्टिफिशियल रेन में बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्टिफिशियल रेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है। रबर इंडस्ट्रीज़ में, लेदर टेनिंग में, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, स्मोक स्क्रीन है, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स है, बिल्डिंग्स, रोड है, मेटलर्जी ऑपरेशंस हैं, तो दीज आर यूज्ड। इसमें देखो जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, स्मोक प्रेसिपिटेशन है, और आर्टिफिशियल रेन है जो बहुत बार पूछा गया है, और सीवेज डिस्पोजल है, and foodstuffs and medicines. So please focus on that portion that is there in your books. In applications detailing has been there, तो please focus on it. Cleansing action of soap भी, क्योंकि हमने missiles पढ़ा है and we have discussed that, तो please go through that. Smoke screen जो है वो भी उससे पढ़ लेना, ठीक है। So please don't ignore that. We'll discuss few points in it. Children, we will see certain important portions in the applications of colloids. So smoke precipitation I am focusing on you. The smoke, you know, smoke is a colloidal system। ठीक है, smoke जो होता है एक colloidal system होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोलाइडल सिस्टम है तो कोलाइडल पार्टिकल्स भी होंगे। तो होता क्या है स्मोक में, स्मोक बेसिकली कार्बन और एयर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब कार्बन जो होता है वो बेसिकली आपका कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में हमेशा सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और यही स्मोक जो है इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर पॉल्यूशन, यू नो। तो आप क्या चाहते हो कि ये प्रेसिपिटेट हो जाए किसी तरह। ये जो एयर में चारों तरफ क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, और वो एयर में होके स्मोक जनरेट कर जाते हैं ना। अब वी वांट दिस कार्बन शुड बी रिमूव फ्रॉम द एयर एंड वी शुड गेट एयर इन अ प्योरीफाइड फॉर्म। तो हम ये फिनोमेना प्रेसिपिटेशन का हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के वो हम रिमूव कर देते हैं। उसके लिए हम एक फिनोमेना हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, उसके थ्रू हम ये रिमूव करते हैं। और इसके लिए हम एक एपरेटस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है, प्रेसिपिटेटर, दिस वी कैन यूज़। नाउ दिस इज़ द apparatus, दिस वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज एंड यहाँ क्या होता है कि जो हमारा स्मोक है ये आपका स्मोक आप यहाँ पास करते हो इसमें इस चैम्बर में, और ये याद रखना हाई पोटेंशियल सोर्स इसमें अराउंड 20,000 to 70,000 वोल्ट अप्लाई करते हो। तो जो स्मोक होता है खाली उसमें कार्बन नहीं है, डस्ट भी है और भी पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं आप पास करोगे इस चैम्बर पर, और जब इसमें आप पास करते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है या मड है, जो कुछ भी एयर में रहेगा वो सब नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। और प्योर एयर जो है वो चिमनी से बाहर निकल जाती है। अगर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में ये कहा जाता है कि ये प्रेसिपिटेटर्स, ये कॉटराइड प्रेसिपिटेटर्स ये यूज़ करें, और जिसकी वजह से जब भी जो गैसेस निकलेंगी वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, है ना।
तो ये चीज़ होती है कि इसमें आपको क्लीन एयर आपको मिलेगी और जो जितने पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो ईजिली यहाँ प्रेसिपिटेट हो चुके होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंड दिस इज़ बीन यूज्ड। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल रेन्स का। आजकल तो तुम देख रहे हो कि आर्टिफिशियल रेन बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी नॉर्मली अब कंट्रीज़ में बारिश होती कहाँ है, तो आर्टिफिशियल रेन करी जाती है, क्योंकि भाई अगर आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से करिए और बारिश नहीं पड़ रही है एंड यू नीड रेन, देन यू हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल रेन। नाउ हाउ दिस इज़ हैपेंड, यू नो द क्लाउड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सिस्टम। और क्लाउड देखो कैसे बनते हैं, उसे आपने बचपन से सीखा है कि वाटर जो है कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बना लेता है, ये पुरानी बातें थी। अब जब वाटर कंडेंस होता है तो साथ में वो जो वाटर वेपर जो बेसिकली कंडेंस हो रहा है आपका स्काई में, दी कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो, उसमें भाई डस्ट पार्टिकल्स हैं। अभी हम यहाँ डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, अभी आप ये मत कहिएगा मैम एसिड रेन भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स, दैट द वाटर वेपर्स कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स, सो दैट वाटर इज़ कमिंग along with the rain, the water and the dust particle and other things are also coming along with the rains. Now अब आप चाह रहे हो कि artificial rain हो, तो how you can carry up this artificial rain, that we have to focus. अब सपोज करो ऊपर आसमान में क्लाउड बन गया लेकिन बारिश नहीं हो रही। Now I have made a small structure for it, जैसे कोलॉइडल है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स इज़ द कोलॉइडल सिस्टम। और क्लाउड में क्या था, वाटर वेपर, मैंने बताया था इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। अब ये क्लाउड बन गया लेकिन रेन नहीं हो रही है, तो हाउ द रेन कैन बी डन। तो आर्टिफिशियल रेन में क्या करेंगे, आप जो क्लाउड आपका बना हुआ है उसके ऊपर आप या तो ऑपोजिटली चार्ज कोई भी कोलोइडल डस्ट डाल दीजिए या फिर आप सैंड डाल दीजिए, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोऑगुलेशन होने लग जाएगा और आपका रेन हो जाएगी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू सी। देयर आर अदर्स ऑल्सो, जैसे सीवेज डिस्पोजल वाली चीज़ें होती हैं, तो उस पार्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं। सी द सीवेज डिस्पोजल, यू नो द सीवेज डिस्पोजल दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल दैट, दे कंटेन्स मड है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं वाटर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो आप अलग से रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, लेकिन अगर इनको आपको रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे भाई। ठीक है, हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा है, लेकिन दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस। तो आप क्या करते हो, जो सीवेज आपका सीवेज वाटर होता है, ठीक है, उसमें सीवेज वाटर में आपका ये जो पार्टिकल्स हैं, आप इसको क्या करो, थोड़ा सा एक फिनोमेना अप्लाई कर लो इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आप क्या करो, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दो, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पार्टिकल्स हैं डस्ट मड वगैरह, ये सब जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये इन पे चार्ज होता है। तो आप जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगा दोगे, इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे हाई वोल्टेज पर या हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स जो भी इनमें चार्ज होगा, सपोज करो अगर ये पॉजिटिव आपने लगाया रखा है, नेगेटिव लगाया रखा, अगर ये पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये सब इकट्ठा एक तरफ हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज़ होंगी आपकी कोऑगुलेट होकर रिमूव हो जाएंगी। तो आप इसमें कौन सा फिनोमेना लगाओगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। Now the last topic is emulsions. This is liquid colloidal dispersion, and this is the definition, because in this only definition examples are asked. So you learn this definition of emulsion, types of emulsions भी पढ़ लेना कि oil in water और emulsions. Now you see the colloidal dispersions of two immiscible liquids, in which one liquid acts as a dispersion medium and other is disperse phase. So liquids are there. One is dispersion phase and this is dispersion medium. ठीक है, so this is emulsion. So definition is been asked, and sometimes the types of emulsions are also asked. It depend on the nature of how your disperse phase you are taking, है ना, एक disperse phase की तरह काम कर रहा है और एक disperse medium की तरह. Now we have two types, oil in water and water in oil types of emulsions. Now you see this thing you have seen in your day-to-day life also. Now these examples, oil in water, this thing you have seen in your day-to-day life also ना, जैसे आपने क्या करा है, ऑयल इन वाटर, वाटर में अगर आप ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल देते हो और उसको अगर आप स्पून से हिलाओगे तो आप देखोगे कि ऑयल्स की छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो वाटर के अंदर आपको दिखते हैं, है ना। यहाँ पे वाटर जो है वो एक्ट करता है एज अ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, और ऑयल जो है वो एक्ट करता है आपका डिस्पर्स फेस की तरह। ये क्या होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस की तरह यहाँ काम करता है। और अगर आप खाना बनाते हो, खाने में आपने देखा होगा जब आप खाना बनाते हो और उसमें ऑयल होता है ना,
और वाटर में ही ज़्यादातर खाना बनता है, तो आप देखते हो कि ऑयल जो होता है अगर इसको आप रोक दो तो बाद में एक ऑयल के ऊपर फ्लेम आ जाती है, ठीक है। इसको हिला दो तो ऐसे अंदर ये बबल्स के फॉर्म में दिखते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑयल इन वाटर का इम्यूजन का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वाटर इन ऑयल। सपोज करो आपने पानी भरा हुआ है और उसमें आपने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल में आपने थोड़ा सा वाटर डाल दिया। अब आप अगर हिलाओगे, उसको स्टर करोगे तो वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको ऑयल के अंदर दिखेंगी। यहाँ पे आपको ऑयल की ड्रॉपलेट्स दिख रही थी, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगी। यहाँ ऑयल क्या काम करेगा इस जगह? या ऑयल विल बी अ डिस्पर्जन मीडियम, इट्स विल एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम, एंड वाटर विल एक्ट एज अ dispersed phase over here. So this type of illusions are the preparations and all that is not asked. They always ask you the examples in it. जैसे आप इसमें जो एग्जाम्पल आप दिलोगे, कॉड लिवर ऑयल इमल्शन होता है, एक एग्जाम्पल इसका है आराम से जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, लिक्विड फ्यूज, जैसे मिल्क विच कंटेन्स लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशन से बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है डेफिनेशन आती है। सो आई थिंक वी हैव कवर ऑल द पोर्शन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन एंड आवर सरफेस केमिस्ट्री इज़ फिनिश नाउ। प्लीज़ गो थ्रू द रीजनिंग पार्ट्स इन इट। रीजनिंग मैक्सिमम सरफेस केमिस्ट्री में आता है और ऐसी रीजनिंग्स आती हैं विच इज़ नॉट मैंशन्ड इन द बुक्स। सो रीजनिंग यू हैव टू फोकस, एंड डायरेक्ट टॉपिक्स होते हैं कोई भी डेफिनेशन के, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे हमने इतने सारे आज अभी जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे, चाहे कुछ भी हो, डायलिसिस हो, इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस हो, कोल्ड नंबर हो, या आपका कोऑगुलेशन हो, है ना, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, राइट। टुंडल इफेक्ट है, ब्राउन इफेक्ट है, ठीक है। तो ये ब्राउन इन मूवमेंट्स है, तो दीज थिंग्स प्लीज़ फोकस ऑन इट। या क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है, मिसल्स फॉर्मेशन है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं, मल्टी मॉलिकुलर या मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स हैं, तो दीज थिंग्स आर डायरेक्टली आस्क्ड। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल।